हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में आज से हम फिर से करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर का आज हमारा 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जून के मंथ के करंट अफेयर्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि हम पहले 3 लेक्चर्स करंट अफेयर्स पर बना चुके हैं। आज हमारा 4था लेक्चर है, इसमें हमारे जून मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि हर मंथ के करंट अफेयर्स आपको मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में हम कवर करा दें। चूँकि हम लास्ट वीक थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए जून के लेक्चर जो है, जून का करंट अफेयर जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर हो गए, लेकिन आज ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो इतने भी हमारे मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर आएंगे, उसमें हम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में आपको सारी करंट अफेयर्स कवर करा दिया करेंगे। और दूसरी चीज़ कि हमारा आज से डेली लेक्चर आपको प्रोवाइड होगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से। देखते हैं करंट की न्यूज़ में। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होना है, थोड़ा लेंथी रहना है। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से। पहला है हमारा मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर। ये पंचायती राज मंत्री द्वारा मॉडल पंचायती राज नागरिक चार्टर जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए, जितनी भी सोशल सेक्टर स्कीम्स आएंगी या फिर ऐसी कोई योजना जिससे हमने पहले भी बताया था जिसका जन समूह पर असर पड़ेगा। तो एक चीज़ और कि हम अब हर लेक्चर्स के बाद करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में हम सोशल स्कीम्स को अलग से कवर करेंगे। सोशल स्कीम्स का है हम एक अलग लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया करेंगे, जिसमें हम जितनी भी पिछले 1 साल या 1.5 साल में सोशल सेक्टर स्कीम्स जो चर्चा में रही हैं उसके या जो नई लॉन्च हुई हैं उस पर हम करंट अफेयर्स का जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे वो सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह इकोनॉमी का भी हम सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। हालांकि आज के लेक्चर में भी हमने इकोनॉमी इंक्लूड की है, लेकिन हम फिर भी जो टर्म्स इकोनॉमिक दृष्टि से इकोनॉमी में जो टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, उन टर्म्स को हम आपको करंट अफेयर्स की सीरीज में अलग से कवर कराएंगे। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज NIRDPR राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के साथ इसको संरेखित किया गया है। और इसके लाभ क्या है? नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के लिए सीधे जवाबदेह बनाने के लिए। और NIDPR ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो आपको इसमें याद रखना है स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसका इंपैक्ट किस सेक्टर पर पड़ रहा है, कितनी आयु, अगर आयु वर्ग दी हुई है तो आयु वर्ग को आपको देखना है कि कितने आयु वर्ग के लोगों के लिए है, और स्कीम का टाइम पीरियड कितना है। अगर कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए स्कीम है, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगला है हमारा न्यूज़ श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये घोषित श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में मेघामलाई वैगई के प्राथमिक कैचमेंट को सुरक्षा प्रदान करेगा। बदले में नदी के स्तर में पानी के स्तर में वृद्धि होगी, नदी के स्तर में और पानी के स्तर में वृद्धि होगी नदियों में। तो ये क्या है? ये श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी। तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, भारत के 51वां बाघ रिजर्व, 51वां भारत का टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व। इसे संयुक्त रूप से फरवरी 2021 में केंद्र और तमिलनाडु सरकार द्वारा बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो इसमें अभी हाल ही में क्या किया गया है? इसका कैचमेंट एरिया बढ़ाया गया है। जिस नदी के तट पर ये स्थित है, उस वैगई नदी का कैचमेंट एरिया बढ़ाया गया है। इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो इसका एरिया भी बढ़ेगा नेशनल पार्क का, और दूसरी चीज कि नदी के स्तर में भी वृद्धि होगी, पानी के स्तर में वृद्धि होगी। इसके लिए मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास के श्री विल्लीपुथुर WLS यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें वनस्पति कौन कौन सी है, यानी कि फ्लोरा। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों और अर्ध सदाबहार जंगलों यानी कि वेजिटेशन से, ये वेजिटेशन से शुष्क पर्णपाती जंगल और नम मिश्रित पर्णपाती जंगल, घास के मैदान इसका मिश्रण है इसमें। और फ्लोरा और फौना क्या है? मेघामलाई का स्पॉटेड हिरण, भारतीय भैंसा यानी कि जिसे इंडियन गौर कहते हैं, इंडियन गौर, जंगली सुअर और अन्य मांसाहारियों की एक बड़ी प्रजाति है इसमें। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां बाघ रिजर्व है। और अन्य 4 इसमें कौन से हैं? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा है अन्नामलाई ATR अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है सेथी मंगलम टाइगर रिजर्व, और चौथा है कलक्कड़ मुंडुनथर्रई टाइगर रिजर्व। और ये 5वां ये बना है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। अब भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अगली हमारी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाल ही में G7 कंट्रीज 7 देशों के समूह ने यानी कि G7 कंट्रीज के समूह ने वित्त मंत्रियों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर एक वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर
GMCTR, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसकी दर की स्थापना की है। ये G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक बैठक में विस्तार से इसमें चर्चा की जाएगी। इसमें क्या है इसमें प्रोविजंस। अब G7 इसमें इसको G7 ने लागू किया है, मतलब इस पर सहमत हुए हैं, लागू नहीं हुआ है। इसमें कंपनियों को बनाने की दिशा में स्थानांतरित करने के लिए अपना पर्यावरणीय प्रभाव को अधिक मानक तरीके से घोषित किया गया है। निवेशक अधिक आसानी से तय कर सकते हैं कि उन्हें कहां फंड देना है, कहां नहीं देना है। G7 कम से कम 15% की न्यूनतम वैश्विक निगम कर दर का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। यानी कि देखिए इसमें यह किया गया है, जैसे कि आपको पता होगा जो बड़े बड़े जायंट हैं, टेक्निकल जायंट्स या आपके जो इंफॉर्मेशन सेक्टर्स में है या सोशल जो आपकी सोशल साइट्स हैं या फिर आपकी ई कॉमर्स साइट है, जो बड़े जायंट्स हैं जैसे कि आपका अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, तो ये क्या करते हैं, ये टैक्स से बचने के लिए जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज में अपना बेस दिखा देते हैं, हेडक्वार्टर दिखा देते हैं और टैक्स से बच जाते हैं। यानी कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएस का ये बीईपीएस के जरिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि अपना बेस हेडक्वार्टर दिखाकर सिंगापुर और मॉरिशस जैसी टैक्स हेवन कंट्रीज में ये टैक्स से बच जाते हैं। तो अब क्या किया गया है, G7 कंट्रीज ने मिलकर एक बैठक की है जिसमें G20 के भी G20 नेशंस भी शामिल थे। उन्होंने ये तय किया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है, देखिए क्योंकि जितनी भी कंपनी है जायंट, जितने भी टैक्स जायंट है ये कौन है, ये है ज्यादातर यूरोपियन या फिर आपकी अमेरिकन कंट्रीज। तो और इनका बेस कहां, ये प्रॉफिट कहां से कमाते हैं, ज्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, यानी कि एशियन कंट्रीज या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशन से, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, चाइना को तो इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो अफ्रीकन कंट्रीज, तो यहां से ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये टैक्स की भरपाई यहां पर नहीं करते हैं। तो इसलिए G7 कंट्रीज ने G20 नेशंस के साथ मिलकर बैठक की और मिनिमम टैक्स अब ये किया जाएगा कि इनका हेडक्वार्टर कहीं पर भी हो, वर्ल्ड की किसी कंट्रीज में भी, अब ये टैक्स इरोजन नहीं कर सकते, टैक्स चोरी नहीं कर सकते। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, क्या बेस क्या किया, बेस तो इनका कमाई है, इंडिया तो इनका बेस है कमाने के लिए, लेकिन ये प्रॉफिट कहां शिफ्ट कर रहा है, प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं ये मॉरिशस में, क्योंकि मॉरिशस या सिंगापुर या आपका मालदीव, आपका जैसे कि कई कंट्रीज हैं, सेशल्स, तो ये क्या है, टैक्स हेवन कंट्रीज हैं। तो यहां पर क्या होता है, इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया, तो अब जहां पर कंपनी का हेडक्वार्टर है तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि कंपनी उसी कंट्री में अपना टैक्स पे करेगी। अब यहां पर टैक्स 0% या 0.1% और हमारे यहां है 25% या 30% कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहां कितना बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, इनको अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है हर साल। तो ये क्या करती हैं, टैक्स अपनी हेडक्वार्टर बनाती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में। तो अब इस तरह का ये काम नहीं कर पाएगी कोई भी कंपनी। अब वो उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहीं पर भी रहे, लेकिन उनको एक मिनिमम टैक्स यानी कि 15% पर सहमत हुए, 15% टैक्स इनको देना ही देना होगा उस कंट्रीज में जहां से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंडिया से कर रहे हैं तो इनको अपने प्रॉफिट का 15% इंडिया में देना ही देना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इकोनॉमी का सेक्शन ईपीएफओ में सिलेबस में है। अब है बच्चों के लिए पीएम केयर। सरकार ने कोविड-19 के कारण सभी अनाथों के लिए एक विशेष बच्चों के लिए पीएम केयर योजना घोषणा की है। देखिए अनाथों का यहां जिक्र है, ऑर्फन्स का। तो हमने आपको बताया था जो भी स्कीम आपकी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से रिलेटेड होगी, जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन से रिलेटेड होगी, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अनाथों के लिए है, यानी कि ऑर्फनेज के लिए है, ऑर्फन्स के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है ईपीएफओ की दृष्टि से, क्योंकि ईपीएफओ में काम ही ये सोशल सेक्टर स्कीम्स को लागू करना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिला अधिकारियों को एनसीपीसीआर, बाल अधिकारियों को सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर पोर्टल बाल स्वराज पर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में बच्चों के विवरण अपलोड करने का आदेश दिया है। यानी कि इसने एनसीपीसीआर ने एक बाल स्वराज के नाम से एक पोर्टल बनाया है जिसमें बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के विवरण दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी विशेषता है 10 लाख रुपए की निधि है। इसमें पीएम केयर निधि इसे इन बच्चों में प्रत्येक को आवंटित किया जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए से अगले 5 वर्षों तक 23 साल की उम्र तक पहुंचने पर उनकी उम्र के 18 साल से मासिक स्टाइपेंड देने का उपयोग किया जाएगा। यानी कि बच्चे जब 18 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे तो उनको एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, और कब तक दिया जाएगा, 5 साल तक, यानी कि 23 साल की उम्र तक इनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 18 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद। बाल स्वराज कोविड देखभाल, यानी कि बाल स्वराज जो पोर्टल है वो एनसीपीसीआर ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड देखभाल तैयार किया है। यह ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम निगरानी तंत्र के लिए एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है जो बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के मद्देनजर कार्य करता है। तो आपको इसमें यह याद रखना है, बाल स्वराज किसने बनाया, एनसीपीसीआर ने, और यह आपका पीएम केयर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है स्कीम। इसके बाद अगली न्यूज है हमारी सागर
सागर स्नोट, हाल ही में तुर्की का मरमरा सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट की दृष्टि से और एनवायरनमेंट की दृष्टि से। मरमरा सागर जो ब्लैक सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, यानी कि ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता है, कौन सा? मरमरा सी। इसने समुद्री स्नोट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा। अब समुद्री स्नोट है क्या? आपके लिए इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो मरमरा सागर के कहां पर ये देखा गया है ये फिनोमिना, और दूसरा ये फिनोमिना जो सागर स्नोट है ये है क्या। इसे 2007 में सबसे पहले दर्ज किया गया था, जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शैवाल पोषक तत्वों के साथ अभिभारित किया जाता है। इसमें क्या होता है? सागर स्नोट में पोषक तत्व अधिभार तब होता है, यानी कि आपका जो न्यूट्रेंट सरप्लस हो जाता है जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म मौसम पर शैवाल निर्भर करता है। क्योंकि देखिए शैवाल को डेवलप होने के लिए 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अब इस टेम्परेचर में जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर शैवाल का एल्गी ब्लूम हो रहा है। एल्गल ब्लूम का आपने घटना यूट्रोफिकेशन में भी पड़ी होगी। यूट्रोफिकेशन में भी यही काम होता है, जिसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है और पूरा पानी किसी भी नदी का या समुद्र का या किसी भी लेक का कोई पूरा पानी उसमें एल्गी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो जलीय जीव जंतुओं को नहीं मिल पाती। इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगती है। तो एल्गल ब्लूम भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें ये किस कलर का होता है? चिपचिपा भूरा और फोम युक्त पदार्थ जैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि शहद पड़ा हुआ है, चिकना चिपचिपा सा। तो इस तरह का इसका व्यू होता है। अब है सिविल सेवकों के लिए नई पेंशन नियम। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद खुफिया और सुरक्षा संगठन के अधिकारियों के लिए, यानी कि ये इंटेलिजेंस और आपके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए है, सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए नहीं है, यानी कि IAS IPS जो है सबके लिए नहीं है। अब सरकार ने CCS केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 172 के नियम 8(3) में संशोधन किया है। केंद्र ने केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन नियम 2020 अधिसूचित किया है। देखिए क्योंकि ये पेंशन से रिलेटेड है इसलिए आपके EPFO के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 1972 में तैयार किया गया था, 47 बार इसको संशोधित किया जा चुका है। नियम 8 भविष्य के अच्छे आचरण के लिए पेंशन विषय से संबंधित है। तो आपको इसमें कुछ यही टॉपिक मेनली याद रखने हैं। 2008 में सबसे पहले इस शर्त को सम्मिलित करके संशोधित किया गया कि सेवानिवृत्त खुफिया और सुरक्षा अधिकारी किसी भी सामग्री का प्रकाशित नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता और ईमानदारी यानी कि प्रोबिटी, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या एक विदेशी राज्य के साथ संबंध जो कि किसी अपराध की उत्तेजना के कारण बनता है। तो इस तरह के किसी भी कृत्य में वो लिप्त नहीं हो सकते। अगली ये इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। हाल ही में एक बैठक में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने बहुपक्षवाद पर एक संयुक्त बयान दिया। बहुपक्षवाद किसे कहते हैं? मल्टीलैटरलिज्म। 3 या अधिक देशों के समूह के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि 3 या इससे अधिक, इसको मल्टीलैटरलिज्म कहा जाता है। बायलैटरल क्या होते हैं? जब दो देशों के बीच कोई वार्ता होती है, और बायलैटरल और मल्टीलैटरल जब 3 या इससे अधिक इस देशों के बीच होती है तो उसे मल्टीलैटरल कहते हैं। कुछ गुणात्मक तत्व या सिद्धांत क्या है? पहला, प्रतिभागियों के बीच हितों की अविभाज्यता। दूसरा, पारस्परिक विनियम फैलाने के लिए प्रतिबद्धता अर्थात पारस्परिकता। तीसरा है विवाद निपटारे की प्रणाली, एक विशेष मूड लागू करने के लिए इसमें इरादा किया गया है। अगला है ड्राफ्ट मॉडल नियम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग और अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए। न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना। इसका कवर क्षेत्र क्या है? कितने एरिया को कवर करेगा? ये उच्च न्यायालय, निचली अदालत और अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या किया गया था? पोर्टल सुपास भी कह सकते हैं, सुपास भी कह सकते हैं। सुपास सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है। इसे लॉन्च किया था किस लिए किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये एक पोर्टल था सुपास। तो सुपास पोर्टल किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट की कार्यविधि से संबंधित है या लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग से संबंधित। तो ड्राफ्ट मॉडल है। अगला है इसमें हमारा चीन आसियान बैठक। चाइना और आसियान मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाल ही में चीन ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के 10 एसोसिएशन यानी कि आसियान देशों के साथ विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की। इसमें चीन आसियान संवाद की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। यह 30वां इसका वर्षगांठ थी। इस क्षेत्र के साथ साथ अपने आर्थिक संबंधों को गहरा बनाने के लिए इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि आसियान के साथ अपने चाइना आर्थिक संबंधों को गहरा बनाने के लिए। दूसरा, अमेरिका से क्षेत्रीय संबंधों के साथ क्वाड, जैसे कि आपने सुना होगा क्वाड्रिलैटरल, जिसमें कौन कौन 4 देश है? आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यही है शायद 4 देश। जी हाँ, 4 देश यही हैं। तो इसको
टैकल करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इस ग्रुप का इस समूह का सदस्य है, तो इस ग्रुप को टैकल करने के लिए, हालांकि इसका ऑफिशियली तो इस चीज को नहीं किया, डिक्लेयर करेगा चाइना, लेकिन इसका मकसद ही यही है कि क्वाड की गतिविधियों को टैकल किया जाए या उसके लिए एंटी फ्रेमवर्क का कार्य करना। तो क्वाड इस वर्ष की शुरुआत में एक क्षेत्रीय टीका पहल के साथ स्टार्ट हुआ था। तो इस क्वाड को टैकल करने के लिए ही चाइना ने अब आसियान को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया आसियान मीटिंग होती है, जिसे एक उसके साथ ही एक होती है साइड बाय साइड ईस्ट एशिया समिट, इंडिया की ईस्ट एशिया समिट होती है, ईस्ट एशिया समिट, तो वो भी आसियान देशों के साथ होती है। लेकिन इंडिया आसियान समिट की वजह से ही, और दूसरा आसियान के जो नेशंस है, इसी तरह चाइना का जो आसियान के साथ जो मीटिंग है, इस मीटिंग का उद्देश्य ही यही है कि क्वाड को टैकल करना। अगला है फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट कॉरिडोर, जो माल भाड़ा कॉरिडोर होता है, फ्रेट कॉरिडोर। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया की नई रिपोर्ट भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड में भारत के लिए अपनी रसद लागत को कम करने के लिए प्रमुख अवसर प्रदान करता है। RMI 1982 में स्थापित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। RMI, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। फ्रेट परिवहन मांग भविष्य में तेजी बढ़ने की उम्मीद है, उच्च रसद लागत से ग्रस्त है, तो इसकी लागत को कम करना। जैसे कि आपको पता है कि फ्रेट कॉरिडोर में हमारे यहाँ फ्रेट की लागत बहुत ज्यादा है, माल भाड़े की लागत, ट्रेन का जो माल भाड़ा होता है, क्योंकि देखिए आपको पता है जो पैसेंजर्स ट्रेन होती हैं उस पर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। लगभग 57% आपसे जो टिकट का पैसा लिया जाता है वो कुल आप उसकी लागत का 57% ही होता है, और जबकि 43% जो लागत है वो कहां से वसूली जाती है? फ्रेट कॉरिडोर के जरिए। यानी कि जो लागत जो आपका माल गाड़ियां जो होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियों से ही यात्री गाड़ियों के नुकसान की भरपाई की जाती है, इसलिए फ्रेट कॉरिडोर का भाड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो इस लागत को कम करने के लिए, तीसरा, शहरों में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में योगदान जो देता है शहरी प्रदूषण, उसको कम करने के लिए भी इसको शुरू किया गया है। अब इसकी भारत की क्या क्षमता है? सकल घरेलू उत्पाद के 4% द्वारा इसकी रसद लागत को कम करना, यानी कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद में 4% की गिरावट आएगी अगर इसकी लागत को कम किया जाएगा। 2020 और 2050 के बीच संचयी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचत के 10 गीगाटन की प्राप्ति करना। 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कण पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर PM उत्सर्जन को क्रमशः 35%, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को 35% और पार्टिकुलेट मैटर को 28% तक 2050 तक कम करना। 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज है हमारी इसमें, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज है आपके लिए, वो करंट डेवलपमेंटल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से EPFO के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC एनवायरनमेंट के सेक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए अपने बात। एनवायरनमेंट का सेक्शन उसका फेवरेट सेक्शन है। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दो सेक्शन बहुत फेवरेट सेक्शन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। UPSC के बहुत फेवरेट सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन की भरमार कर देता है UPSC कभी कभी। हालांकि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी यहां से भरमार भी हो जाती है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम सरकार के ने राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क की घोषणा की है। इससे पहले अभी इसी साल एक छठे नेशनल पार्क के रूप में भी एक नेशनल पार्क घोषित किया गया था। वो आपको बताइए कौन सा नेशनल पार्क था? अभी छठा नेशनल पार्क बनाया गया था असम में। अभी 7वें की अधिसूचना जारी की गई है। इसका नाम क्या है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व के बाद ये बनाया गया है। देखिए, छठा जो बनाया गया था अभी रायमोना बनाया गया था, रायमोना रिजर्व, रायमोना नेशनल पार्क। इसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया गया था। एक राष्ट्रीय उद्यान के 6वें रूप में अपग्रेड किया गया था। अब जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है, अब इसके बारे में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला, जयपुर वर्षा वन के रूप में जाना जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है जयपुर वर्षा वन के रूप में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? या आपसे स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है। 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, फैक्ट उसमें 2-3 फैक्ट दिए जाएंगे, और एक फैक्ट ये भी दिया जा सकता है कि इस वन को देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को जयपुर राष्ट्रीय वन के वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है, बड़े देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के भीतर स्थित है। ऊपरी असम, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के कोयले और तेल समृद्ध जिलों में ये फैला हुआ है। डिगबोई में एशिया की सबसे बड़ी पुरानी रिफाइनरी है इसके अंदर। इसके निकट स्थित है लिडो में ओपन कास्ट कोयला खनन। इसके बराबर में ओपन कास्ट कोयला खनन। ओपन कास्ट कौन सी होती है? जिसमें आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, जो मिजोरम या मणिपुर में जो ओपन कास्ट कोयला खनन होती है, जिसमें बच्चे छोटे छोटे होल करके जो चाइल्ड लेबर को भेजा जाता है, क्योंकि वो 3 फीट उसकी ऊंचाई होती है, उसमें चाइल्ड लेबर को भेजा जाता है। और कभी कभी वहां लैंड स्लाइडिंग भी हो जाती है और वो खाने
जमीन में धंस जाती हैं, उससे काफी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है हर साल। तो ये मणिपुर मिजोरम में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो यही ओपन कास्ट या कोयला खनन यहाँ पर भी एक मौजूद है। देहिंग उस नदी का नाम है जो इस जंगल के माध्यम से बहती है, उसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम देहिंग नेशनल पार्क रखा गया है। पटकई, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, पटकई वो पहाड़ी है जिसके तल में अभ्यारण्य स्थित निहित है। देखिए अब यहाँ दो चीजें हैं, देहिंग पटकई नेशनल पार्क इस नेशनल पार्क का नाम है। अब इसका देहिंग नाम जो है वो यहाँ पर बहने वाली नदी के नाम पर है, और पटकई नाम जो है, पटकई नाम इसलिए है कि पटकई एक पहाड़ी है जिसकी तलहटी में ये नेशनल पार्क स्थित है। तीसरा, असम में निम्न भूमि वर्षा वन क्षेत्र का अंतिम शेष पेच माना जाता है। भारत में केवल अभ्यारण्य जंगली बिल्लियों के 7 अलग अलग प्रजातियों का घर है। ये केवल ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें जंगली बिल्लियों की, वाइल्ड कैट्स की 7 अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें बाघ, तेंदुए, बालदार तेंदुए, तेंदुआ बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, जंगली बिल्ली और मार्बल बिल्ली, ये 6-7 तरह की कैट्स फैमिली की प्रजातियां केवल एक भारत में केवल अब एक अकेला अभ्यारण्य है जिसमें ये 7 प्रकार की कैट्स पाई जाती हैं। असम में, मध्य प्रदेश में 12 के बाद, यानी कि मध्य प्रदेश में 12 टाइगर रिजर्व है, 12 नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क के बाद सबसे ज्यादा तीसरा 7 नेशनल पार्क के साथ राष्ट्रीय उद्यान के साथ असम का नंबर आता है। राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई, रमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू साइखोवा है। काजीरंगा और मानस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी चिन्हित हैं। अगली न्यूज है हमारी, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान, WESO रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। आपसे डायरेक्ट रिपोर्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, EPFO के सिलेबस का पार्ट है ये। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोविड का प्रभाव के रूप में, कोविड में दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक श्रमिक गरीबी में हैं, 75 मिलियन नौकरियां कम हुई हैं, अतिरिक्त 108 मिलियन कर्मचारी अब अत्यंत या मध्यम रूप से गरीब हैं, यानी कि 108 मिलियन अतिरिक्त कर्मचारी अब या तो सीवियरली गरीब हो गए या फिर मॉडरेटली गरीब हो गए, मॉडरेटली पुअर हैं। अब है क्रय शक्ति क्षमता, इनकी क्षमता क्या है? इसके संदर्भ में प्रतिदिन 3.2 अमेरिकी डॉलर से कम पर यह निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए विश्व बैंक की एक गरीबी रेखा है। देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो गरीबी रेखा का मापक बनाया है निम्न मध्यम वर्ग वालों के लिए, वाले देशों के लिए, यानी कि लो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो गरीबी रेखा का मापन, जो पैरामीटर बनाया वो क्या बनाया है? 3.2 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। तो ये डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज है हमारी H10N03 स्ट्रेन। ये H10N03 स्ट्रेन नया मिला है चाइना में। हाल ही में चीन में जिंगवांस प्रांत में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन के साथ मानव संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट खाली ये है कि H10N3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि H10N3 कौन सा वायरस है? तो इसको इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नाम से जाना जाता है। तो बस आपको यही याद रखना है क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है H5N3 के नाम कि इसको किस नाम से जाना जाता है, यूपीएससी ने पूछा है। ये सामान्यतः बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है। इसे मुर्गी फार्मों में कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर, यानी कि पोल्ट्री में कम देखा जाता है। बड़े पैमाने पर इसके फैलने का खतरा बहुत कम है। फ्लू और कोविड-19 के समान श्वसन की बूंदों से फैलता है, यानी कि ये इसका ट्रांसमिशन जैसे कैसे होता है? ये कंटेजियस डिसीज है, यानी कि सांस के जरिए या छींकने से फैलती है। बहुत सामान्य वायरस नहीं है। पिछले 40 वर्षों में वायरस के केवल लगभग 160 आइसोलेट्स की सूचना मिली है और अभी तक मुर्गियों में किसी का पता नहीं चला, यानी कि इसको पोल्ट्री में नहीं देखा गया है अभी। अब है मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग। केंद्र सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन SCO सभी सदस्य राज्यों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की मंजूरी दी है। अब इसके जून 2019 में हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन इसको मंजूरी अब दी गई है जून 2021 में। उद्देश्य क्या है? मास मीडिया के क्षेत्र में नए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। सहयोग के मुख्य क्षेत्र क्या है? जनसंचार माध्यमों के माध्यम से सूचना के पारस्परिक और व्यापक वितरण के लिए अनुकूल प्रणाली, अपने राज्यों के लोगों के जीवन पे ज्ञान को गहरा करना, मास मीडिया के संपादकीय कार्यालयों संबंधित मंत्रालयों एजेंसियों के बीच सहयोग। शंघाई सहयोग संगठन देख लेते हैं। यह स्थायी
अंतर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल, परमानेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है ये। इसे 2001 में बनाया गया था। एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित हुआ और 2003 में इसे लागू किया गया। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं क्या है? रूसी और चीनी। आधिकारिक भाषाओं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी, आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी इसकी भाषाओं से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो आपका एससीओ की भाषाओं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी आधिकारिक भाषाएं निम्न में से कौन कौन सी हैं? रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषा है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एससीओ के जो कंट्रीज हैं उसमें दो ही सबसे बड़ी, ज्योग्राफिकल दृष्टि से दो सबसे बड़ी कंट्री है, रशिया और चाइना। तो और इन्हीं दो की रूसी और चाइना इसकी आधिकारिक भाषा है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं? 8 देश हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा सारे ही एशियन कंट्रीज इसके, एशियन कंट्रीज जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके सदस्य हैं एशियन कंट्री। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा, और अफगानिस्तान नहीं है, इसके अलावा सारे कंट्रीज इसके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके सदस्य हैं। उसके अलावा कौन कौन है? रूस, चाइना, भारत और पाकिस्तान। ये आप 4 अलग से याद रख लें। एससीओ की अध्यक्षता सदस्य राज्यों द्वारा 1 वर्ष के लिए क्रमानुसार की जाती है। ताजिकिस्तान गणराज्य ने 2021-22 के लिए एससीओ की अध्यक्षता की है, यानी कि इस बार अध्यक्ष कौन था? ताजिकिस्तान एससीओ का अध्यक्ष था। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की है, यानी कि बौद्ध विरासत, बुद्धिस्ट हेरिटेज पर पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई है। अगला है संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि 2021-22 के लिए किसे चुना गया है? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। भारत संयुक्त राष्ट्र में मालदीव के साथ घनिष्ठ सहयोग की अपेक्षा करता है। मालदीव ने कोई फैसला नहीं किया है अभी इस अध्यक्षता पर, इसके, क्योंकि आपको पता होगा 2021 से 22 के लिए भारत ने अध्यक्षता की मांग की थी। इसके दक्षिणी एडू एटॉल में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलना, भले ही भारतीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हो। देखिए, मालदीव के दक्षिणी सिरे पर एक एडू एटॉल है, क्योंकि पूरा मालदीव जो है एटॉल आइलैंड से बना हुआ है, एटॉल से बना हुआ है। तो इसका दक्षिणी आइलैंड है एडू, सबसे बड़ा, हिंद महासागर में सबसे बड़ा एटॉल आइलैंड है, सबसे बड़ा शहर है ये एडोल एटॉल, जिसे सीनू एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ज्योग्राफिकल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आईएएस के प्री के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मालदीव का सबसे बड़ा दक्षिणी प्रवाल द्वीप, हिंद महासागर में रणनीतिक स्थान और एडो द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये एडो द्वीप समूह का। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसे ऐश के नाम से जाना जाता है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2019-20 की रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की। इसकी विशेषता क्या है? देश में उच्च शिक्षा पे है ये, देखिए याद रखिए, उच्च शिक्षा सर्वेक्षण है ये, तो ये उच्च शिक्षा से ही संबंधित है। वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, ये जो इंडेक्स है ये अपनी श्रृंखला में 10वां है, यानी कि 10वां इंडेक्स है, वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। 2015-16 से 2019-20 तक छात्र नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो है 2019-20 में 3.85 करोड़, 2018-19 में 3.74 करोड़ और 11.36 लाख की इसमें 3.04% की वृद्धि हुई है। इस बार भारत में उच्चतम छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नामांकन है, 49.1% पुरुष और 50.9% महिलाएं छात्र हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है? 2019-20 में 0.8% की वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत 2019-20 में 27.1%, 2018-19 में 26.3 और 2014-15 में 24.3। तो आप देखेंगे ये ट्रेंड क्या है, लगातार हर वर्ष ये बढ़ रहा है नामांकन। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2015-16 से 2019-20 में 18% से अधिक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी सबसे कम है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI में छात्राओं की हिस्सेदारी, यानी कि गर्ल्स की हिस्सेदारी सबसे कम हुई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिला भागीदारी अकादमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम है, यानी कि एकेडमिक की तुलना में प्रोफेशनल कोर्सेज में लड़कियों की हिस्सेदारी, छात्राओं की हिस्सेदारी क्या है? कम है छात्राओं की हिस्सेदारी। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। ये इसी तरह के ट्रेंड्स पर आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगली की न्यूज है हमारी 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज।
आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अप्रैल 2021 के महीने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया है। आईसीआई चयनित 8 प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। इसमें 8 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयला, कोल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है आपका, इसमें रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, उर्वरक फर्टिलाइजर है आपके, स्टील है, सीमेंट है और बिजली इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 इसमें उद्योगों को इसको नापा जाता है। अब इसका कुल भार कितना है? सारे आइटम्स का कुल भार जो है 40.27% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में ये सारे शामिल हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब है चीन का कृत्रिम सूर्य ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ईस्ट के नाम से चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया है, आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है। हाल ही में चीन ने प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, प्रायोगिक उन्नत EAST एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक ईस्ट ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इसने हासिल किया, जो सूर्य के टेम्परेचर से, सन के टेम्परेचर से 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा है। 10 टाइम्स ज्यादा है ये सन के टेम्परेचर से, 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका नाम क्या है? ये अभी प्रायोगिक है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक ईस्ट, जिसे नाम से जाना जाता है, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। 2020 में दक्षिण कोरिया के स्टार, यानी कि इससे पहले दक्षिण कोरिया भी 2020 में कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च पर काम कर चुका है। इस रिएक्टर में 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब चीन ने कितना बनाया? 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। टोकामाक क्या है? एक प्रयोगात्मक मशीन जिसे संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए संलयन क्या होता है? फिजन। संलयन होता है फिजन, और एक होता है फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन होता है न्यूक्लियर जो रिएक्टर होती है। जैसे आप देखते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 2 सिद्धांत पर कार्य करती है। एक होता है फ्यूजन, जिसमें एक अणु के 2 भागों में टूटने पर ऊर्जा का निर्माण होता है, और एक होता है फिजन, जिसमें 2 अणुओं के परस्पर मिलने पर न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण होता है। तो जो फिजन होता है, जिसमें 2 अणु परस्पर मिलते हैं, उसमें कई लाख गुना ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है फ्यूजन के कंपैरिजन में। फिर है ईस्ट रिएक्टर, उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक संस्थान उपकरण। इसकी स्थिति क्या है? हैफाई चीन में चीनी विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान, तो ये चाइना के हैफाई में स्थित है। ईस्ट पहली बार 2006 में चालू हुआ था, यानी कि ये पुराना है, लेकिन इसने हाल ही में इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। कृत्रिम सूर्य का उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है, जो वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। देखिए सूर्य के अंदर जो सनलाइट जो होती है, या जो एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी है, वो कैसे बनती है? वो उसको कैसे मिलती है सूर्य को? उसके अंदर संलयन होता है, नाभिकीय अणुओं का, हाइड्रोजन के अणुओं का संलयन होता है। उसी की वजह से इतनी हाई एनर्जी सूरज प्रोड्यूस करता है। तो संलयन की सिद्धांत पर ही कार्य करते हुए ईस्ट रिएक्टर जो है, वो संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हुए 288 मिलियन फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर को इसने अचीव किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर बन जाएगा। 2035 में चालू हो जाएगा, यानी कि 2035 में इससे यह कार्य प्रारंभ करना शुरू कर देगा। ITR सदस्यों में, या ITR जो है सदस्यों में कौन है? चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है ITR के सदस्यों में। अगली न्यूज है हमारी इसमें, इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क। देखिए न्यूज हमारी जो फूड से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से, वो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो सोशल सेक्टर का हिस्सा होती है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह मेगा फूड पार्क योजना के तहत निर्मित किया गया है। इस मेगा फूड पार्क से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। 2008-9 में से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ये बढ़ावा देगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन को ये मोटिवेट करेगा। प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन यानी कि आपका वैल्यू एडिशन, और खाद्य अपव्यय यानी कि फूड का जो अपव्यय होता है, यानी कि नुकसान होता है, उसको कम करके खराब होने वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान हेतु इसको शुरू किया गया है मेगा फूड पार्क को। कहां पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत। अटलांटिक चार्टर, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 80 साल पुराने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए। अब इसका उद्देश्य, इसका शुरू कब किया गया था? 1941 में।
अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जारी संयुक्त घोषणा पत्र के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया। बाद में 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के संदर्भ में इसे शामिल किया गया। अमेरिका और ब्रिटिश युद्ध के उद्देश्यों का एक व्यापक विवरण प्रदान किया गया, जिससे संबंधित लोगों की स्वतंत्र सहमति के बिना कोई क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं किया जाए, इस पर योजना बनाई गई। अब न्यू अटलांटिक चार्टर 2021 में क्या किया गया है बदलाव? 21वीं सदी में वैश्विक संबंधों के लिए एक भव्य दृष्टिकोण को दांव पर लगाने का प्रयास, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करना यानी कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर स्पेस और सतत वैश्विक विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की रक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। आगे इसमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के आंकड़े यानी कि ड्रॉप आउट जो बच्चों के डेटा है, उसे शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए बच्चों के डेटा कोविड-19 महामारी के कारण संकलित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। यानी कि कोविड-19 की महामारी के दौरान जिन बच्चों ने स्कूल को छोड़ा है उसको इन्होंने पहचानने के लिए डेटा आंकड़ा प्रबंधन मैनेजमेंट शुरू किया है। डेटा मैनेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें एकत्रित समग्र शिक्षा के प्रबंध पोर्टल पर होंगे। प्रबंध एक पोर्टल बनाया गया है। प्रबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रबंध किससे संबंधित है? क्योंकि जिस तरह एक बार पूछा गया था पेंसिल किससे संबंधित है, पेंसिल पोर्टल किससे संबंधित है, ये भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत से बच्चों ने उसमें दिया गया था बच्चों की शिक्षा से, तो ज्यादातर बच्चों ने वही टिक कर दिया था। बल्कि जबकि ये किससे संबंधित है? ये चाइल्ड लेबर से संबंधित था ये। अब ये 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेश प्रबंध पोर्टल के तहत जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित है। 2021-22 में पहली बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रबंध पोर्टल इसमें इसके कंपोनेंट क्या है? परियोजना समीक्षा, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना यानी कि बजटिंग, उपलब्धियां अचीवमेंट और डेटा हैंडलिंग। देखिए इसका जो एक्रोनिम है प्रबंधन में, पीआर जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और फिर पीआर है प्रोजेक्ट, बजटिंग बी से बजटिंग, और आपका ए से अचीवमेंट्स, और डीएच डाटा हैंडलिंग। तो इस तरह इसके 4 कंपोनेंट हैं। फिर है प्रोजेक्ट 75I, ये 1 नहीं है, ये आई है, आई फॉर इंडिया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रोजेक्ट 75I भारत के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई। प्रोजेक्ट 75I 2007 में स्वीकृत स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना है। यानी कि इसे 2007 में प्रोजेक्ट 75I को शुरू किया गया था 2007 में। ये 30 वर्षीय योजना है, यानी कि आपकी 2037 तक ये चलेगी। ये रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पहला होगा जिसे स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रख्यापित किया गया था। तो इसमें किसको जो है पहला मॉडल बनाया गया है। अगला है न्यूज हमारी, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि 17 मामलों में सीरिया द्वारा रासायनिक हथियारों की संभावना या निश्चित रूप से उपयोग किया गया था। OPCW का गठन रासायनिक हथियार सम्मेलन 1997 के तहत किया गया है। एक रासायनिक हथियार एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग इसके जहरीले गुणों के कारण जानबूझकर मौत या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। रासायनिक हथियार सम्मेलन इस हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की बहुपक्षीय संधि है। ये CWC के लिए बातचीत 1980 में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में शुरू हुई। इसमें 192 राज्य दल और 165 हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत ने जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किए। रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन OPCW 1997 में CW द्वारा स्थापित। CWC की शर्तों को लागू करने के लिए OPCW को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका मुख्यालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में। अगली न्यूज है हमारी अफ्रीकी यूनियन से रिलेटेड। अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के जवाब में माली की सदस्यता को निलंबित किया है। देखिए हमारे लिए अफ्रीकन कंट्रीज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंटल इश्यूज जो हमारा करंट में टॉपिक है उसके पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो अफ्रीकन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका की कई कंट्रीज में तख्तापलट भी हुआ है, कई कंट्रीज में जीनोसाइड भी हुआ है, और कई कंट्रीज में जो है वहां पर सत्ता गिराई गई है, कू हुआ है, जिसे तख्तापलट भी कह सकते हैं, कू हुआ है। तो इसलिए वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यह माली की सदस्यता यहां पर निलंबित की गई है अफ्रीकन यूनियन द्वारा। माली पश्चिमी अफ्रीका में एक भू आबद लैंडलॉक कंट्री है। ये लैंडलॉक कंट्री है।
इसकी राजधानी बमाको है। बमाको। उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, इसके पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बुर्किना फासो, दक्षिण में आइवरी कोस्ट, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और उत्तर पश्चिम में मॉरिटानिया की सीमाएं हैं। अब यूपीएससी की बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये फॉर्मेट, इस तरह के कौन सी कंट्री माली से इसका बॉर्डर, अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है, या कौन सी कंट्री निम्न में से करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में यूपीएससी माहिर है और ये बहुत फेवरेट एरिया है यूपीएससी के। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित 55 सदस्य देश शामिल हैं। 2017 में एयू ने, अफ्रीकन यूनियन ने मोरक्को को एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया। अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय अफ्रीकी संघ आयोग अदीस अबाबा इथियोपिया में स्थित है। अदीस अबाबा इथियोपिया। और इथियोपिया क्या है? इथियोपिया जो है अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित एक कंट्री है। ईस्टर्न कोस्ट पर, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर इथियोपिया स्थित है। अगली है हमारी इथेनॉल सम्मिश्रण, इथेनॉल ब्लेंडिंग। केंद्र सरकार ने 2025 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ईपीएफओ के लिए और यूपीएससी आईएएस के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्योंकि हाल ही में सरकार ने 2030 के बदले इसको कम करके टारगेट को अपना 2025 तक कर दिया है। सम्मिश्रण के रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है। रोड मैप इथेनॉल मिश्रित ईंधन के क्रमिक रोल आउट का प्रस्ताव करता है। 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति हासिल करने के लिए, यानी कि अभी जो था इथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी थी 10%, लेकिन इसको 2023 से अप्रैल 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 तक 20% चरणबद्ध तरीके से करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की थी। तो इसमें इथेनॉल का मूल्य निर्धारण, इथेनॉल की आपूर्ति के साथ नए इंजन वाले वाहनों के निर्माण के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग की गति का मिलान, ऐसे वाहन मूल्यों का निर्धारण करना, विभिन्न इंजनों के ईंधन दक्षता देखना। तो इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग में फर्स्ट जनरेशन कौन से होती है? इथेनॉल जो निकाला जाता है, इथेनॉल जो बनाया जाता है, उसमें फर्स्ट जनरेशन वाले प्रोडक्ट कौन से आते हैं? जो उसमें एडिबल बायोमास होता है, जिसको खाने वाले जो बायोमास है, जिसमें शुगर बीट आती है, शुगर कैन आते हैं, गन्ना, वीट गेहूं और कॉर्न यानी कि मक्का के दाने। इससे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल तैयार किया जाता है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जिसमें नॉन एडिबल बायोमास आता है, यानी कि बिना खाने वाले बायोमास, जिसमें वुड लकड़ी, स्ट्रॉ भूसा, ग्रास घास और वेस्ट, यानी कि जितना भी व्यर्थ सामग्री है जो कि खाने लायक नहीं है, उसके द्वारा जो जनरेट किया जाता है बायो इंजन नहीं बायो। अब थर्ड जनरेशन हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए क्या है? एल्गल ब्लूम्स, जो एल्गी से मैक्रोलेज और माइक्रोलेज से जो तैयार किया जाता है एथेनॉल, वो हमारा थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है। और फोर्थ जनरेशन के अंदर जिसमें पायरोलिसिस या सोलर टू फ्यूल, यानी कि सूरज से ईंधन बनाना, सौर किरणों से, इंजीनियर्ड एल्गी ग्लासिफिकेशन, तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन में आ जाता है। भारत सरकार ने इसके लिए लक्ष्यों को आगे बढ़ाया है। 2030 के स्थान पर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण, जिसे E20 मिश्रण, E20 भी आ सकता है आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा E20 किससे संबंधित है, तो आप कहीं यूरोपियन यूनियन से मत लगा देना, इसको यूरोप से संबंधित मत कर देना। और जरूर यूपीएससी अगर इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करेगी तो 101% यूरोप का ऑप्शन में यूरोप का जिक्र जरूर किया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप ई से यूरोप समझें और टिक लगाकर आ जाएं। फिर है इथेनॉल सम्मिश्रण के उद्देश्य, ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात कम करना, देश को सालाना 4 अरब डॉलर रुपए से बचा सकता है। किसानों के लिए प्रोत्साहन, गन्ना किसानों को लाभ, इथेनॉल को उत्पादन करने के लिए मक्का जैसी पानी बचाने वाली फसलों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, गैर खाद्य फीड स्टॉक से इथेनॉल का उत्पादन, यानी कि जो नॉन एडेबल फूड स्टॉक है उससे इथेनॉल का उत्पादन करना। उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करेगा, हाइड्रोजन को कम करेगा, हाइड्रोकार्बन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जैसे उत्सर्जन को यह कम करने में सहायता प्रदान करेगा। देखिए, ये तो बहुत से बच्चों को पता होता है कि कौन सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं। जो बच्चा एग्जाम बॉडी जो कंडक्ट कर रही है एग्जाम, उस बॉडी से 2 कदम आगे की सोचेगा, वही एग्जाम क्लियर करता है। ये याद रखिए, आपको उससे यूपीएससी से आगे की सोचना है। आपको ये तो पता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सी न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी पता रखना है कि ऑप्शन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस होनी चाहिए और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, E20 जो दिया गया है यहां 100% ये बात कंफर्म आप रख लीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी द्वारा तो आपको ऑप्शन में जरूर यूरोपियन यूनियन का नाम दिया जाएगा, ताकि आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएं। और जिन्होंने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो वो 101% अगर मार्क करेंगे तो यूरोपियन यूनियन पर करेंगे। अगला है इसमें हमारा त्रिरश्मि में 3 और गुफाएं। ये हमारा डेवलपमेंटल इश्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि पहले भी करंट इश्यूज में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने
त्रिरश्मि में 3 और गुफाएं पाई हैं। नासिक में त्रिरश्मि पहाड़ी है, जहां त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं, ये बौद्ध गुफाएं हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है ये जैनिज्म से रिलेटेड है, या फिर हिंदू देवी देवताओं से, या जैसे कि आपके विष्णु और शिव देवताओं से रिलेटेड हैं। तो यहां आपको गलती नहीं करनी है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिन्हें पांडव लेनी भी कहा जाता था। तो पांडव लेनी किसे कहा जाता था? त्रिरश्मि की बौद्ध गुफाओं को। गुफाओं की प्राचीनता, प्राचीन काल की स्थापना। हालांकि इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों का मानना है कि वे त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुराने हो सकते हैं, यानी कि त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती। त्रिरश्मि के अंदर ही 3 और गुफाएं मिली हैं, और ये त्रिरश्मि की पुरानी गुफाओं से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। ये गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं के आवास हैं, पुराने आवास रहे होंगे। सभी गुफाओं में बरामदे और भिक्षुओं के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर का मंच है। कान्हेरी और बाई गुफाओं के समान, यानी कि पहले जो त्रिरश्मि में गुफाएं मिली हैं उसमें कान्हेरी और बाई गुफाओं के समान भिक्षुओं को ध्यान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं, यानी कि एक चबूतरे प्लेटफॉर्म जैसी आकृति बनी हुई है इन गुफाओं के अंदर। फिर है दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई योजना। पीएलआई योजना, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फरवरी 2021 में इस योजना को अधिसूचित किया था। उसका उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देकर दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये याद रखिए, सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पीएलआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में ये कार्य कौन कर रहा है? सिडबी। दूरसंचार विभाग पर टिक मत कर देना, तो सिडबी जो है इसको परियोजना मैनेजमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। आगे इसमें योजना 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। योजना के तहत सहायता 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, यानी कि 2021-22 से 2025-26 के लिए ये योजना प्रभावी रहेगी। पीएलआई योजना 12,195 करोड़ की कुल वित्तीय सीमा के भीतर 5 वर्षों की अवधि में लागू रहेगी। एमएसएमई श्रेणी के लिए वित्तीय आवंटन 1,000 करोड़ रुपए होगा, यानी कि इसमें जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो इसको देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया, परियोजना का प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा, सिडबी के द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन ओलिवा, ऑलिव से आप समझ सकते हैं, ओलिवा। भारत ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडले कछुओं के लिए ऑपरेशन ओलिवा का एक विमान सेवा में लगाया है। ऑपरेशन ओलिवा के लिए एक विमान लगाया है। हर साल भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक में शुरुआत की गई। ऑलिव रिडले की कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि वह नवंबर से दिसंबर तक, देखिए जो ओडिशा का जो तट है वहां पर नवंबर से दिसंबर तक ऑलिव रिडले टर्टल जो है ब्रीडिंग करते हैं। ये ब्रीडिंग उनका टाइम होता है। तो यहाँ पर जो ब्रीडिंग का, ये एक साथ समूह में कई लाख कछुए, ऑलिव रिडले कछुए एक साथ यहाँ ब्रीडिंग करते हैं। तो इनकी इस गैदरिंग को क्या कहा जाता है? आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिए। इस गैदरिंग को कहा जाता है यहाँ पर अरीबादा कहा जाता है। इनकी गैदरिंग को अरीबादा कहा जाता है, जो इनकी नेस्टिंग की गैदरिंग होती है। ये अवैध ट्रैपिंग से गतिविधियों को भी रोकता है। नवंबर से मई तक 24 घंटे इसमें निगरानी की जाती है। ऑलिव रिडले कछुए, अब ये मांसाहारी होते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कछुआ। एक तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऑलिव रिडले कछुए, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, सबसे छोटा है, ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी कछुओं में सबसे छोटा है। और तीसरा, ये मांसाहारी है। भोजन और संभोग के मैदानों के बीच हजारों किलोमीटर प्रवास करते हैं। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य, गहीरमाथा मरीन सेंचुरी में समुद्री कछुओं की दुनिया का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे अरीबादा कहा जाता है। आई फैमिलिया, हाल ही में इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के और सदस्य देशों में मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। आई फैमिलिया नाम से इंटरपोल ने लॉन्च किया है। ये इसको किस लिए? लापता लोगों को पता लगाने के लिए। किस माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। अंतरराष्ट्रीय डीएनए डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रिश्तेदारी मिलान के आधार पर लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए अपनी तरह का पहला वैश्विक डेटाबेस है। डेटाबेस लापता व्यक्तियों को अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान करना चाहता है। देखिए, ये हमारे सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए हमने इस न्यूज को इंक्लूड किया है। जब परिवार के सदस्यों के डीएनए नमूनों का उपयोग करके प्रत्यक्ष तुलना संभव नहीं है, परिवार के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय खोज के लिए अपने डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देनी होती है। सीधे डीएनए मिलान में इंटरपोल की सबसे लंबे समय से चली आ रही सफलता पर आधारित है।
आई फैमिलिया के 3 घटक हैं। पहला, किसी भी आपराधिक डेटा से अलग रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किए गए डीएनए प्रोफाइल को होस्ट करने के लिए एक समर्पित वैश्विक डेटाबेस यानी कि डेडिकेटेड ग्लोबल डेटाबेस। दूसरा, डीएनए मिलान सॉफ्टवेयर बोनापोर्ट कहलाता है, यानी कि जिसमें डीएनए जो मिलान सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहते हैं? बोनापोर्ट कहते हैं। तीसरा, संभावित मिलानों की कुशलतापूर्वक पहचान और रिपोर्ट करने के लिए इंटरपोल द्वारा निर्मित व्याख्या दिशा निर्देश। सभी देशों में अनसुलझी गुमशुदा व्यक्तियों की जांच के साथ साथ मानव अवशेष भी हैं जिन्हें केवल उनकी राष्ट्रीय आवश्यक प्रणालियों की उपयोग करके पहचाना नहीं जा सकता। अगली न्यूज है हमारी जून टैब योजना। लद्दाख के उपराज्यपाल ने डिजिटल सीखने की प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए जून टैब योजना शुरू की है। कहां पर शुरू की गई है? लद्दाख में, वहां के राज्यपाल द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने, कनेक्टेड और अनकनेक्टेड के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए और कोविड महामारी की बाधाओं को कम करने के लिए तैयार की गई जून टैब योजना। टैब से ही आप समझ सकते हैं ये टैबलेट से रिलेटेड है, यानी कि डिजिटल माध्यम से रिलेटेड है। जून टैब के पहले चरण के हिस्से के रूप में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। अब इस योजना क्या है? योजना से सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के कुल 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। देखिए, इसमें एक चीज याद रखिए, ये योजना जो है ये 6ठी से 12वीं कक्षा के इस सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है, लेकिन इसको पहले चरण में 9th से 12th क्लास के बच्चों के बीच बांटा गया है। तो आप इस डिफरेंस को याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। अगली न्यूज है हमारी 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया। इससे पहले G7 देशों के वित्त मंत्री के एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे थे, जिसमें क्या हुआ था? जो हमने बात की थी ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट पर, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट पर जो बात की थी, GMCTR पर, जिसको 15% रखा गया है। वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर निर्धारित किया गया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में भारत शिखर सम्मेलन की कार्यवाही देश में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूके द्वारा की गई, यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? ग्लासगो में शायद। पिछले G7 शिखर सम्मेलन 2019 फ्रांस में हुआ था और 2020 का अमेरिका में होने वाला था, जिसे कोविड-19 के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था। G7 ने कॉर्बिस बे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा पत्र डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कॉर्बिस बे किस यूनियन से या किस संगठन से संबंधित है? भविष्य की महामारियों को रोकने के उद्देश्य से इसे जारी किया गया। गरीब देशों के 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने के लिए। इसमें आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और आधा यानी कि 100 मिलियन ब्रिटेन जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अगली न्यूज हमारी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। हाल ही में नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 रोगियों के घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में प्रशासन की सहायता करना, जो या तो स्पर्शोन्मुख है या उनके हल्के लक्षण है, यानी कि उनको कंटेजियस है या फिर उनके हल्के माइल्ड जो है उनको लक्षण है, सिम्टम्स है। इनमें से अधिकांश जिले हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के। आकांक्षी जिलों में सहयोगी कौन है? इसके स्थायी नेता, नागरिक समाज और स्वयं सेवक जिला प्रशासन के साथ मिलकर उभरते मुद्दों का समाधान करेंगे। तो ये छोटी सी न्यूज थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन। देखिए, नीति आयोग से जो भी रिलेटेड न्यूज होती है वो हमारे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए हमारे लिए नीति आयोग की सारी जो न्यूज है या स्कीम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगली न्यूज है हमारे लिए सरल जीवन बीमा। जीवन बीमा है यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है और इंश्योरेंस हमारा सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, तो अपने आप ही ईपीएफओ से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज। 2020 में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया सरल जीवन बीमा जनता के बीच एक लोकप्रिय टर्म लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद बन गया है। अक्टूबर 2020 में IRDA अनिवार्य ने क्या किया? सभी जीवन बीमा करता 1 जनवरी 2021 से सरल बीमा जीवन योजना शुरू करेंगे। सरल जीवन बीमा योजना क्या है? नियामक अनिवार्य मानक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान उन लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करता है जो स्वनियोजित है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या निम्न आय वर्ग से संबंधित है या फिर आपके लोअर इनकम ग्रुप से संबंधित है। शुद्ध सावधि जीवन बीमा उत्पाद 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों द्वारा खरीदा जा सकता है, यानी कि सरल बीमा योजना इस जैसे देखिए आप ईपीएफओ के एग्जाम में अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो इसी तरह इससे फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि सरल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसको IRDA द्वारा लागू किया गया है, कंपलसरी तौर पर लागू किया गया है। इसको पात्र कौन है? 18 से 65 वर्ष वाले या फिर 18 से 40 वर्ष वाले, इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। और इसकी पॉलिसी की अवधि कितनी है? 5 से 40 वर्ष। देखिए, पॉलिसी की अवधि जो है कम से कम 5 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। और
पॉलिसी ग्रहण करने वाले लोगों की मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष के बाद पॉलिसी ज्वाइन नहीं की जा सकती और 18 वर्ष से पहले भी पॉलिसी ज्वाइन नहीं की जा सकती। अगली न्यूज है इसमें हमारी, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के मिशन मोड पर काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक, नेट जीरो कार्बन एमिटर, कार्बन प्रोड्यूसर, नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूसर या कार्बन एमिटर बनने की ओर बढ़ रहा है 2030 तक। ये भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे अपने आप खुद को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक घोषित कर देगा। रेलवे विद्युतीकरण जो पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण को कम करता है 2014 से लगभग 10 गुना बढ़ गया है। रेलवे ने ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण के लिए को प्राप्त करने के लिए दिसंबर 2023 तक शेष ब्रॉड गेज मार्गों को विद्युतीकरण की योजना बनाई है। यानी कि ब्रॉड गेज को तो 100% विद्युतीकरण कर लिया गया है, लेकिन अब बाकी के जो स्मॉल गेज है, स्मॉल गेज उसको विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है। तो 2030 तक भारत, इंडियन रेलवे जो है, भारतीय रेलवे, वो नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूसर बन जाएगा। 19 रेलवे स्टेशनों में 3 प्लेटिनम, 6 गोल्ड और 6 सिल्वर रेटिंग सहित हरित प्रमाणन इसको प्राप्त हो चुका है। 27 रेलवे भवन, कार्यालय परिसर और अन्य प्रतिष्ठान भी इनको ग्रीन सर्टिफाइड किया जा चुका है। हरित प्रमाणन के मुख्य रूप में पर्यावरण पर सीधे असर डालने वाले मापदंडों का आकलन शामिल है, जैसे ऊर्जा संरक्षण के उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और सामग्री संरक्षण, पुनर्चक्रण आदि। अगली न्यूज है भारत के पर्यावरण की स्थिति 2021, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल मई में प्रतिदिन 2,03,000 किलोग्राम कोविड-19 बायोमेडिकल अपशिष्ट का उत्पादन किया गया था। यह भारत के गैर कोविड बायोमेडिकल का लगभग 33% था। यानी कि भारत का जो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट है उसका 33% खाली अकेला क्या था, बायोमेडिकल कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 4 रंग कोडित अपशिष्ट श्रेणियों में अलग करना आवश्यक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, एनवायरमेंट की दृष्टि से हमारे ईपीएफओ के एग्जाम और स्पेशली आईएएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 रंग में देखिए, हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 वो क्या कहता है, वो अपशिष्ट को, वेस्ट मैनेजमेंट को 4 कोड में कैटेगराइज करने की बात करता है। नियमावली अनुसूची 1 के तहत निर्धारित विधियों के अनुसार उपचार और निपटान इसमें किया जाता है। इसके 4 कोड क्या है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के उपचार और निपटान के सामान्य तरीके हैं। पहला है पीली श्रेणी या पीले कलर में, कचरे के लिए भस्मीकरण, प्लाज्मा, पायरोलिसिस या पायरोलिसिस वाला कचरा जो है पीली श्रेणी में। लाल श्रेणी ये कचरे के लिए ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रासायनिक कीटाणु शोधन। सफेद श्रेणी में शार्प कचरे के लिए बांधेकरण और कतरन, कीटाणु शोधन के बाद कंक्रीट के गड्ढे में दफनाना, यानी कि जिसको पहले ही इन्फेक्टेड कर दिया गया हो, ऐसा कचरा सफेद श्रेणी में आता है। यानी कि आपका, और नीली श्रेणी, कांच के कचरे को नीली श्रेणी में रखा जाता है, जिसको रिसाइकलिंग के बाद और डिसइंफेक्टिंग करने के बाद यूज में लिया जा सकता है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2021 में जारी की। उसने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 8.3% अनुमान रहने का अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड पॉसिबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें भारत की विश्व किसने द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक द्वारा, और भारत की जीडीपी रेट कितना आंका गया है उसमें 8.3%। तो भारत की अर्थव्यवस्था रहने की उम्मीद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 8.3%, 22-23 के लिए 7.5% और 23-24 के लिए 6.5%। विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 5.6% विस्तार होने की उम्मीद है। ये 80 वर्षों में पूरे विश्व की सबसे तेज, मंदी के बाद सबसे तेज वृद्धि दर है। 5.6% की जो वृद्धि दर होगी पूरे विश्व की, वो सबसे तेज वृद्धि दर समझी जाएगी 80 वर्षों में। तो भारत द्वारा उठाए गए कदम, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मों में एमएसएमई की तरलता प्रदान करने के उपायों की घोषणा की और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रावधान पर नियामक आवश्यकताओं को ढीला किया है। वित्तीय नीति को वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे पर लक्षित उच्च व्यय की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि महामारी के बाद की वसूली को और बढ़ावा दिया जा सके। विश्व बैंक समूह, अब इसमें जो वर्ल्ड बैंक है इसको देख लेते हैं एक बार। वर्ल्ड बैंक समूह 5 संस्थानों का एक संगठन है। क्या कौन कौन है इसमें? पहला है IBRD, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यह ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। दूसरा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। सबके काम भी याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, कॉर्पोरेशन कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। फिर है MIGA, बहुपक्षीय मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी,
युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों को बीमा करता है। 5वां है ICSID, निवेश उत्पादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, निवेशकों और देशों के बीच निवेश विवादों को सुलझाता है। और भारत ICID का सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है इसमें मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण और सूखा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता में एक मुख्य भाषण दिया। भारत ने मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पार्टियों का सम्मेलन के 14वें सत्र की अध्यक्षता के रूप में प्रतिभाग किया है। भारत द्वारा उठाया गया कदम, भारत भूमि अवक्रमणता तटस्थता सतत विकास लक्ष्य 15.3 पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर है। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब पड़ी भूमि को बहाल करने के लिए कार्य कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को जोड़ा गया है, यानी कि पिछले 10 सालों में 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाया गया है। और 2030 तक जो बेकार पड़ी भूमि है, वेस्टलैंड है, उसमें 26 मिलियन हेक्टेयर को उसको सुधार करना है और कृषि योग्य बनाना है। ये भारत का लक्ष्य है। अगली न्यूज में हमारा रेंगमा नागा जो है नागालैंड की एक जाति है, सॉरी प्रजाति हम कहने वाले थे, प्रजाति नहीं जाति है। यहाँ की एक कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ST कास्ट है। रेंगमा नागा पीपुल्स काउंसिल ने रेंगमा नागाओं ने असम में एक स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग की है। केंद्र राज्य सरकारों ने हाल ही में अपग्रेड किया किसे? कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, KAAC, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। दूसरा उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद, नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद जैसे क्षेत्रीय परिषदों के लिए प्रादेशिक परिषद की स्थिति, अधिक स्वायत्ता और वित्तीय अनुदान प्रदान करना। KAC यानी कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और NHHSC यानी कि उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये रेंगमा नागा प्रजाति देख लेते हैं एक बार। जनजाति रेंगमा नागा ST, रेंगमा नागा नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। असम के कार्बी हिल्स, जिसे मिकिर हिल्स के रूप में जाना जाता है, यह रहने वाले नागाओं की पहली आधिकारिक रिकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहले की गई थी। कार्बी आंगलोंग में रेंगमास 18वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में नागा पहाड़ियों से आए थे। और रेंगमास का जो फसल उत्सव होता है उसे नगड़ा कहा जाता है। नगड़ा, रेंगमास जो फसल उत्सव मनाते हैं यानी कि क्रॉप फेस्टिवल जो मनाते हैं उसे नगड़ा कहा जाता है। अगली न्यूज है हमारी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में इकोसॉक की स्थापना की। इकोसॉक वार्षिक उच्च स्तरीय खंड में शामिल है, उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। हर जुलाई में परिषद के तत्वाधान में बैठक बुलाई जाती है। विकास सहयोग मंच विकास सहयोग में प्रवृत्तियों और प्रगति की समीक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर काम करने वाला स्वायत्त संगठन है, जिसका अर्थ है कि जब आर्थिक और सामाजिक परिषद को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट करते हैं और ज्यादातर अपने स्वयं के उपकरणों के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि बाइंडिंग इनकी रूल्स नहीं होते हैं। अगला है हमारा जल शक्ति अभियान। यह निर्णय लिया गया कि 5 उत्तर पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा? इन 5 राज्यों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 के बजाय 2022 तक नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय जल मंत्री ने 2021-22 में 8,216.25 करोड़ रुपए का केंद्रीय आवंटन की मंजूरी दी। 2021-22 में इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटन के 4 गुना से अधिक किया गया है। इनको आवंटन इस भारी वृद्धि और कार्यान्वयन की गति के साथ 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल 2022 तक की स्थिति हासिल करने के लिए इसको कैपेबल किया जाएगा। अगली है सिप्री वार्षिकी 2021। सिप्री वार्षिकी 2021 में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार तैयार और तैनात परमाणु हथियारों की संख्या विश्व स्तर पर बढ़ गई है। इसका प्रकाशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री SIPRI द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आयुध और संघर्ष पर शोध करता है। सिप्री एयरबुक 2021 का आकलन हथियारों, निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति। 9 परमाणु हथियार संपन्न राज्य कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। अगला आगे इसमें 7 में 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे। रूस और अमेरिका के पास वैश्विक परमाणु हथियार का 90% से ज्यादा है। चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2030 की शुरुआत में 320 से बढ़कर 350 हथियार शामिल। भारत के पास 2021 की शुरुआत में 150 की तुलना में 156 परमाणु हथियार। पाकिस्तान के पास 165 हथियार थे, 2020 में 160 थे और अब 165। अब सबसे अधिक सैन्य खर्च वाले कंट्रीज कौन से हैं? USA, उसके बाद है आपका चाइना और उसके बाद आपका आता है इंडिया। तो ये सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले राज्य कंट्रीज हैं।
सिप्री ने 2016 से 20 में 164 राज्यों के प्रमुख हथियारों के आयातकों के रूप में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक कौन है? सऊदी अरब सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडिया, उसके बाद मिस्र, इजिप्ट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद चाइना। 2016 में 16 से 20 में इस क्षेत्र को सबसे बड़े हथियारों की आपूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा एशिया को आपूर्ति की गई, उसके बाद ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद मध्य पूर्व यानी कि सेंट्रल एशिया को, मिडिल ईस्ट जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। 2016-20 में 5 सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता यानी कि सबसे बड़े सप्लायर कौन है हथियारों के? सबसे बड़े सप्लायर सही यूएसए सबसे ज़्यादा, यानी कि आपूर्तिकर्ता भी और रिसीवर भी, यानी कि आपका इंपोर्टर भी और एक्सपोर्टर भी। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यूएसए और इंपोर्टर भी। उसके बाद आपका है रूस, रशिया, फिर है आपका फ्रांस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, और उसके बाद सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? जर्मनी, और फिर चाइना दोनों में 5वें नंबर पर है, इंपोर्ट में भी 5वें नंबर पर है। अब है वैश्विक जीवंतता सूचकांक, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ऑकलैंड न्यूजीलैंड ने दुनिया भर में 140 शहरों के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वैश्विक जीवंतता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड शहर है उसको ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये जो वैश्विक जीवंतता सूचकांक है ये 5 व्यापक श्रेणियों में गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों को ध्यान में रखता है। पहला है स्थिरता, इसका 25% वेटेज है। फिर है स्थिरता के बाद यानी कि स्थिरता कौन सी होती है? स्टेबिलिटी। फिर है स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विस, इसका 20% वेटेज है। संस्कृति और पर्यावरण, कल्चरल और एनवायरनमेंट, इसका 25% वेटेज है। शिक्षा, इसका 10% वेटेज, और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का 20% वेटेज। तो टोटल 100% वेटेज हो जाता है। 25, 25, 50, 70, 80 और 100। शीर्ष 3 रहने वाले योग्य शहर, पहला है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, दूसरा ओसाका जापान, तीसरा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, और अंतिम 3 दमिश्क सीरिया, लागोस नाइजीरिया और पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी। ये 3 सबसे लीस्ट रहने लायक शहर हैं। फिर आपका अंतर्देशीय पोत विधेयक, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी। ये अध्यादेश ये जो है अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। इसमें विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों की सुरक्षा पंजीकरण को विनियमित करेगा। राज्यों द्वारा बनाए गए अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून यानी कि इंटीग्रेटेड लॉ होगा। पोत पंजीकरण आदि के ब्यूरो को दर्ज करने के लिए केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करेगा। गैर यांत्रिक रूप से चलने वाले जहाज़ों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करना होगा। यानी कि जो इनलैंड वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज जैसे गंगा से आपका हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया, इस तरह के जितने भी वाटरवेज हैं इनलैंड वाटरवेज, इन सबको अब इंटीग्रेटेड लॉ से कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि सबके लिए एक ही लॉ होगा। अब है फेम 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने इको फ्रेंडली वाहनों को अपनाने के मद्देनजर फेम 2 फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर सब्सिडी 50% बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र ने फेम 2 का आंशिक संशोधन किया, जिसमें शामिल है प्लग इन हाइब्रिड और मजबूत हाइब्रिड सहित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए मांग प्रोत्साहन बढ़ाना। सरकार ने सीमित किया है इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन वाहनों की लागत का 40%, जो पहले 20% था, यानी कि 2 व्हीलर्स के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी वो 40% दी जाएगी। आगे फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना। चरण 1 पहला जो चरण था फेज़ 1 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ। दूसरा चरण फेज़ 2 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। अगली न्यूज़ हमारी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूएन सिक्योरिटी जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस को 90वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के फिर से चुनाव के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को पद की शपथ ली और उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। अब गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2005 तक 15 तक 1 दशक तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के रूप में कार्य किया है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र परिषद की महासभा की सिफारिश पर की गई है। अगला है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, CHIME, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। इसके सहयोग से वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की पहली FRB कैटलॉग में फास्ट रेडियो बस्ट का सबसे बड़ा संग्रह इकट्ठा किया है। चाइम एक इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप है। यह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में स्थित है। इसमें 4 एंटीना होते हैं। इसमें 100 × 20 मीटर बेलनाकार परवलिक परावर्तक होते हैं। 1024 दोहरे ध्रुवीकरण वाले रेडियो रिसीवर होते हैं
उनके ऊपर एक समर्थन पर निलंबित होते हैं। एंटेना 400 से 800 मेगाहर्ट्ज रेंज में आवृत्तियों पर अंतरिक्ष में हाइड्रोजन से रेडियो तरंगे प्राप्त करता है। अगली न्यूज़ है इसमें सौर ऊर्जा क्षेत्र। हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट 1.75 के ब्याज के साथ 20 साल की अवधि के लिए है। अब देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 मिलियन डॉलर पहले वैसे जो होता है, जो क्रेडिट दिया जाता है लोन पर किसी कंट्री को, जैसे मान लीजिए 100 मिलियन डॉलर दिए गए तो वो 100 मिलियन डॉलर पूरे दे दिए जाएंगे और उस पर ब्याज उसी दिन से चढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जैसे 100 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका के लिए भारत ने अप्रूव किया, तो अब उसमें मान लीजिए पहले श्रीलंका को 20 मिलियन डॉलर की जरूरत है, तो ये 20 मिलियन डॉलर, ये 100 मिलियन डॉलर पूरे इंडिया के पास रहेंगे। अब इसमें से 20 मिलियन डॉलर श्रीलंका को चाहिए तो श्रीलंका ले लेगा। अब जितने डॉलर लेगा, जितना पैसा लेगा उतने पर ही ब्याज चढ़ देगा। अब मान लीजिए उसको बाद कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद उसको $40 की और ज़रूरत है, तो $40 मिलियन डॉलर और वहाँ से सैंक्शन कर दिए जाएंगे और उसको रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब बाकी अगले 6 महीने से यानी कि टोटल $60 मिलियन डॉलर पर उस पर जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। समझौते पर श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए। एग्जिम बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ये श्रीलंका में सौर ऊर्जा के विभिन्न परियोजनाओं जैसे घरों और सरकारी भवनों के लिए रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के वित्त पोषण में मदद करेगा। अगली न्यूज़ हमारी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये मंत्रालय हमारे EPFO के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोखिम में या विकलांग बच्चों और शिशुओं की सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च किए हैं। 14 जो हैं क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या शामिल है, बच्चों की स्क्रीनिंग और उचित पुनर्वास देखभाल, रेफरल, दूसरा वाक उपचार, व्यावसायिक चिकित्सा, माता पिता की परामर्श और प्रशिक्षण और सहकर्मी परामर्श। ये केंद्र स्कूल की तैयारी पर ध्यान देंगे। अगली न्यूज़ हमारी इसमें कृषि निर्यात। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में पिछले वर्ष के दौरान कृषि निर्यात में वृद्धि दर्ज की। ये बताया समुद्री और वृक्षारोपण उत्पादों सहित कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात बढ़कर 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ये 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें गैर बासमती चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों जैसे अनाज के निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई। इसके बाद उत्पादों की दुनिया में भर में 58 गंतव्यों में निर्यात किया गया, यानी कि भारत से 58 कंट्रीज़ में कृषि उत्पादों का, फूड कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट किया गया। कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़े बाजार जो है हमारे यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, चाइना, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल ये इनके निर्यात में उच्चतम वृद्धि हुई, यानी कि इंडोनेशिया, आपका बांग्लादेश और नेपाल इनके जो निर्यात में है कृषि निर्यात, फूड जो इनका निर्यात है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है परसेंटेज में। अगली न्यूज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ये ऋण तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए है। ऋण रणनीति 2030 ADB की दीर्घकालिक कॉर्पोरेट रणनीति के अनुरूप है। परियोजना स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, लचीलापन और सड़क सुरक्षा तत्वों पर जोर देती है। CKIC भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। और औद्योगिक गलियारे का महत्व क्या है, इसमें निर्यात के रास्ता, लॉजिस्टिक की लागत कम करना जिससे औद्योगिक उत्पादन संरचना की दक्षता में वृद्धि हो, इसमें नौकरी का अवसर प्रदान करना, औद्योगिक विकास के लिए निवेश आकर्षित करना जिससे बाजार में अधिक से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना पैदा हो। तीसरा पर्यावरणीय महत्व, एक विशेष स्थान पर उद्योगों की एकाग्रता को रोकना। चौथा सामाजिक आर्थिक महत्व, औद्योगिक टाउनशिप, शैक्षणिक संस्थान, अस्पतालों की स्थापना करना। अगली न्यूज़ हमारी इंडो थाई कॉर्पोरेट, यह अभ्यास है इंडिया और थाईलैंड के बीच कॉर्पोरेट। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट 31वां संस्करण मलक्का स्ट्रेट के पास अंडमान समुद्र में आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड का कॉर्पोरेट अभ्यास 2005 से साल में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ। उद्देश्य वाणिज्यिक नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर के हिस्से को सुरक्षित रखना, समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। अगली न्यूज़ है हमारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसकी पुस्तिका के अनुसार भारत की स्थिति वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वें स्थान पर है। भारत का जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्धा पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है। पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड द्वारा इसे जारी किया जाता है। 4 कारकों पर निर्भर है।
समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को जांचता है। पहला है आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा सरकारी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, व्यावसायिक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस। इन 4 बेसिस पर ये प्रतिस्पर्धा को जांचता है। यूरोपीय देश विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में क्षेत्रीय ताकत प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा यूरोपीय देश ही आगे हैं। इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का प्रथम, स्वीडन दूसरा, डेनमार्क तीसरा और नीदरलैंड चौथा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है सिंगापुर 5वां स्थान, हांगकांग है 7वां स्थान, ताइवान है 8वां स्थान और चाइना का है 16वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 43वां स्थान है। तो ये याद रखना है आपको। प्रशिक्षण एक पोर्टल है, प्रशिक्षण नाम से जनजातीय मामलों के मंत्री ने प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने द्वारा आदि प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किया गया है। यह जनजातीय अनुसंधान मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों जनजातीय छात्रों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सोसाइटी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा वित्त पोषित उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। यह ऑनलाइन और सभी के लिए सुलभ बनाकर प्रशिक्षण आयोजित करने की प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित और बेहतर करेगा। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किसका है? जनजातीय मामलों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, छात्रों को प्रशिक्षण और या विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। और लास्ट न्यूज़ आज की हमारी दामिनी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय गृह मंत्री ने दामिनी ऐप जैसे मौसम पूर्व अनुमानों से संबंधित विभिन्न मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। दामिनी ऐप पूरे भारत में बिजली गिरने की घटना पर नजर रखता है। अगर ये ऐप पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में दे दिया जाए किससे संबंधित है, आपको हो सकता है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि नाम ही इसका दामिनी है। तो और आपके जहन में फ़ौरन दामिनी मूवी आ जाएगी और आप उसको टिक कर देंगे। तो ये आप याद रखिए कि ये बिजली से संबंधित है, मौसम से संबंधित है, मौसम पूर्वानुमान से। यह 20 से 40 किलोमीटर के बीच एक GPS अधिसूचना पर कार्य करता है। दामिनी ऐप 3 घंटे पहले बिजली गिरने की चेतावनी देता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन द्वारा विकसित 2020 में लॉन्च किया गया था। तो आज हमारी जून 2021 की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो गई है। अब कल से हम मई 2021 की करंट अफेयर कवर करेंगे और इसको मैक्सिमम 2 लेक्चर में हम कवर करा देंगे। और डेली आप कोशिश करेंगे हम आपको डेली 2 लेक्चर प्रोवाइड करने की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।